तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पेट्रोल की प्राइसेस। कल वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मजीद इजाफा कर दिया है। जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें कम से कम 6 रुपए, 7 रुपए, 6.5 रुपए यानी कि 7 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। अब अफसोस की बात यह है, सितम ज़रीफी ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस मुसलसल कम हो रही हैं। यहाँ तक कि कल रात तक पेट्रोल की प्राइस $90 फी बैरल पे पहुंच गई थी। लेकिन उसके बावजूद क्या तुक बनती है, क्या मंतक बनती है, क्या वजह बनती है कि वफाकी हुकूमत नून लीग की, पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रही है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इसकी एक लॉजिक देने की कोशिश तो की है, लेकिन वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की मंतक है जो किसी की समझ में आने वाली नहीं है। और वो ऐसी मंतक थी कि आज फेडरल कैबिनेट का जो इजलास हुआ वहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने इसी पर सवाल किया और अपने ही कॉलीग्स को, फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस मिफ्ता इस्माइल साहब, वो मुतमईन नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा शदीद एहतजाज किया। आज वफाकी काबीना में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए जाने के हवाले से सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ही नहीं, कल रात को जब ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई गई हैं तो मरियम नवाज साहिबा भी इसकी मुखालिफत में सामने आ गई। और मरियम नवाज ने यह बता दिया कि जी नवाज शरीफ साहब भी इस कीमत में इजाफे के खिलाफ हैं और इतने खिलाफ थे कि जिस मीटिंग में ये फैसला हो रहा था नवाज शरीफ साहब वहां से मीटिंग छोड़ के चले गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज उन्होंने एक बरहमी का, नाराजगी का इजहार किया है, तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने भी यही सवाल किया है कि कोई मंतक नहीं बनती, कोई वजह नहीं बनती। यहाँ तक कि साबिक प्रेसिडेंट ने यह भी कह दिया कि वो जल्द ही वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और उनसे मुआशी टीम के हवाले से बात करेंगे। तो गोया इशारा ये मिल रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम से, फाइनेंस टीम से खुश नहीं है, मिफ्ता इस्माइल से खुश नहीं है। जरदारी साहब ने यह भी कहा कि इस किस्म के जो फैसले हों उसमें मुशावरत होनी चाहिए। तो क्या पीपल्स पार्टी को मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता? जो मईशत के हवाले से फैसले लिए जाते हैं क्या वो नून लीग खुद ले रही है, मिफ्ता इस्माइल खुद ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की जाती? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी खबर है और लगता कुछ ऐसा ही है क्योंकि आज फेडरल कैबिनेट में पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने ही सवाल जवाब किए। एक तो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस हैं वो रेज करेंगे और साथ में ये भी सवाल उठाएंगे कि पहले 3 महीने तो यूनिटी गवर्नमेंट, मखरूत हुकूमत ये कहती रही कि जी पेट्रोल प्राइसेस इसलिए बढ़ रही हैं कि इमरान खान मुआहदा करके चले गए थे IMF के साथ, दिस एंड दैट, फलां फलां फलां। लेकिन क्या अब भी इमरान खान जिम्मेदार है पेट्रोल महंगा होने के? इसके अलावा दूसरा अहम इशू आज फॉरेन फंडिंग का रहेगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी ताकि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एक स्टे ऑर्डर ले सके। इस पे अब लार्जर बेंच बन गया है। इस फॉरेन फंडिंग के फैसले का मुस्तकबिल क्या होगा? और अभी तक 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी काबीना इस फंडिंग के मामले को लेके, इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेके अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गई, अभी तक रेफरेंस क्यों नहीं वहां पे सबमिट करवाया? यही सवाल आज जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस आमिर फारूक साहब कायम मकाम, उन्होंने भी यही सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ने रेफरेंस भेजा है, तो क्यों नहीं भेज रही वफाकी काबीना? ये सवाल आज हम प्रोग्राम में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और क्या फॉरेन फंडिंग के हवाले से इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के बाद मुश्किलात कम हो जाएंगी? दूसरी जानिब FIA ने भी स्टार्ट कर दी अपनी प्रोसीडिंग्स, PTI के लोगों को बुला लिया है फॉरेन फंडिंग के हवाले से पेशियों पर। सो इन्हीं तमाम टॉपिक्स पे, तमाम मैटर्स पे प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से, हुकूमत का जो प्राइम फेस है, मेन फेस है मुस्लिम लीग नून, वहां से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का एक और इत्तेहादी जमात, वहां से मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं पलवशा खान साहिबा। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आमिर जिया साहब। तारिक फजल चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी कह रही है कि ऐसे फैसलों पे जो पेट्रोल महंगा करते हैं आप मुशावरत में लेना चाहिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो मुआशी फैसले किए जा रहे हैं, जो मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं, जिनको आप मुश्किल फैसलों का नाम दे रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है? पीपल्स पार्टी को आप लोग फैसला साजी में शामिल नहीं करते और कोई मंतक, कोई तुक नहीं बनती कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और आप महंगा कर रहे हैं पाकिस्तान में?
हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया गरीदा, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। पहली बात तो ये है कि आप सब जानते हैं कि ये एक कोalition गवर्नमेंट है जिसमें हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, और जो भी फैसले होते हैं हुकूमती सतह के ऊपर होते हैं, काबीना में उठाए जाते हैं, उसमें तमाम इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी शामिल है और उनके मुशावरत से ही चीज़ें आगे चलती हैं। ये तो है नुक्ता नंबर 1। दूसरी बात यह है कि क्या इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया या नहीं लिया गया, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो क्या हमारे अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपने मीन्स जैसे आपने मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से बात की, हमारी पार्टी की एक सीनियर तरीन लीडर हैं वो, और उन्होंने जो बात की, मियां नवाज शरीफ साहब का उन्होंने जज्बात आप तक पहुँचाए। और इसी तरह हमारे जो मुंतखब अरकान पार्लियामेंट हैं वो, और बाकी मेरे जैसे तमाम हमारे साथी जो हैं वो इस बात के ऊपर खुद जो है यकीनन इस बात को हम डिफेंड नहीं कर सकते कि जब आलमी मंडी में भी पेट्रोल की कीमतें नीचे जा रही हैं, डॉलर अल्लाह ताला के फजल से उसकी कीमत में वो जो है कमी आ रही है, उसकी उड़ान जो है वो कुछ कंट्रोल में आ रही है, तो उसके बाद क्यों पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। और इसमें अब हमारे जो वजीर खजाना जो हैं, आपके MNAs MPAs में ये कंसर्न्स हैं, शदीद किस्म के देखिए ये कंसर्न्स हैं, और आप खुद भी ये कंसर्न्स रखते हैं। मैं बिल्कुल रखता हूँ। उसकी वजह ये है, देखें जो भी लोग जिनके आपने MNAs MPAs का जिक्र किया, और सारे हमारे जब आप हलकों में जाते हैं, आप लोगों को फेस करते हैं, तो इस सवाल का जवाब उनको नहीं दे सकते। सही बात है, इसका सवाल आप जवाब नहीं दे सकते। और अब इसका जवाब जो है वो हमारे वजीर खजाना देंगे कि क्यों, जाहिर है आने वाले दिनों में देंगे, आने वाले दिनों में देंगे, आने वाले दिनों में, और देना पड़ेगा। महंगा हो गया ना, सवाल जवाब से अवाम को क्या फर्क पड़ेगा, आपके वोटर को क्या फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल जवाब से किसी को रिलीफ मिल जाएगा। अगर महंगा हो गया तो सस्ता भी हो सकता है ना। अगर ये सारे कंसर्न उठाए गए हैं, इत्तेहादी जमातें आप सवालात उठा रही हैं, आपकी अपनी पार्टी के लोग आपको ये कह रहे हैं कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है, तो यकीनन वो जवाब देंगे। और जवाब देने का मतलब सिर्फ करना नहीं है, कोई अमली इक़दामात भी उठाए जाएंगे ताकि आवाम के ये जो खदशात है, आवाम के जो कंसर्न है, ये दूर हों। ये आपने अच्छी बात की है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर की मंतक से एग्री करते हैं? आपको आपके दिल को लगे, आपके जहन को समझ आई जो मंतक उन्होंने दी? उन्होंने जो मंतक ली है मेरे दिल को बिल्कुल नहीं लगती, ना मुझे ये समझ आई है। उसकी वजह ये देखें, कुछ फैसले आप करते हैं जो टेक्निकल होते हैं। अब टेक्निकल बुनियाद के ऊपर दोबारा मैं ये कहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हो रहा है। अगर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ रही होती तो फिर भी था जिना कि हमारे कंट्रोल में डॉलर की कीमत ऐसा ऐसा आपके काबू में आ रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अभी इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब का जो किरदार है मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, पूरी कौम उसे अप्रिशिएट कर रही है, हमारे जो नाकदीन थे वो भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर डॉलर का रेट कम हो रहा है और पेट्रोल आप बढ़ा रहे हैं तो इसे अप्रिशिएट तो दूर की बात है, इसे डिफेंड भी नहीं किया जा सकता। ये आप बिल्कुल, आप हमेशा सच्ची खरी बात करने वाले बंदे हैं, और ये आपने बिल्कुल सच्ची खरी बात की। एक सवाल मुझे और करना है। वो हमारा पंजाबी में कहते हैं कि आप उंगली पीछे आप सूरत को तो नहीं छुपा सकते ना। हकीकत होती है। आप इसको एक सवाल मुझे और आपसे करना है इसी मामले पे, लेकिन मैं सेंटर पलवशा साहिबा की तरफ जाना चाहती हूँ। सेंटर पलवशा साहिबा, जो सरदारी साहब ने आज बात की है वो इशारतन कर देना ही बहुत होती है। तो लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के मुश्किल फैसलों में साथ नहीं है, और खासतौर पर जो कल फैसला हुआ है कल रात को पेट्रोल बढ़ाने का, उसमें क्या पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई? और अगर हालात इतने खराब हैं कि आपके ही मिनिस्टर्स फेडरल कैबिनेट में बैठ के सवाल कर रहे हैं, अपने ही कॉलीग से मुतमईन नहीं हो रहे, तो क्या इज इट नॉट बेटर सेंटर पलवशा कि आप लोग IMF का प्रोग्राम लेने के बाद इलेक्शंस में चले जाएं? शुक्रिया वरीदा। सबसे पहले बात यह है कि तमाम मामले को यहाँ तक लाने में नौसर जरदारी साहब का एक बड़ा हाथ था, एक बड़ा रोल था। बहुत से मामलों में उनकी जबान पे और उनकी जमानत पे बहुत लोग जो हैं वो खड़े हुए, तो लिहाजा उनकी एक अपनी पोजीशन है इस हुकूमत में। और मैं समझती हूँ कि खैर इस मामले पर ये जो पेट्रोल का है, शायद फाइनेंस की जो टीम है इनकी, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो दूसरों को इस पर जो है वो कॉन्फिडेंस में लें। लेकिन इस बुनियाद पर ये कहना कि इतने बड़े फैसले हो जाएंगे कि हम कल को इलेक्शन में चले जाएं, और ये मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा ज़रा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। लेकिन इसके अलावा जाहिर है जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तो बहुत सी बातों में जो है वो इकट्ठे मिलकर ही चलना पड़ता है। इससे बड़े बड़े फैसले
جو بڑے سخت ہیں اور جو بڑے آگے چیلنجز کھڑے ہوئے ہیں حکومت کے، اس میں بھی ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تو معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن چونکہ معاشی حالات اتنے خراب ہوئے ہیں، ماضی میں رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ان کو ہم نے وراثت میں لیا ہے، تو لہٰذا اب یہ جہاں تک ایک ان نیسیسری برڈن ہے، بلا وجہ کا اگر کوئی بوجھ عوام پہ ڈلتا ہے تو اس کو کون جو ہے وہ جسٹیفائی کرے گا. اور اس برڈن کو سینٹر پلوشا صاحبہ کیا پیپلز پارٹی ٹیک اپ کرے گی کہ آپ لوگ اپنے شولڈرز پہ اس برڈن کو اٹھائیں گے، جس میں آپ نے ابھی خود بھی فرمایا کہ فائنانس ٹیم نے یہ کانفیڈنس پہ لینا، انہوں نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی. تو جب اس قسم کے حالات چل رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کس حد تک برڈن لے گی ان فیصلوں کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جہاں تک کیبنٹ میں کوئی بات یا اختلافی نوٹ وہ ہوتا رہتا ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی جو پہلے کبھی نہ ہوئی. اپنی پارٹی کے لوگ جب 100% ایک پارٹی کی بھی کیبنٹ اگر ہوگی تو بھی اس میں اختلاف ہوگا. تو اگر وہاں بات ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، وزیر اعظم کے علم میں بات ہونی چاہیے. وہاں مفتاح اسماعیل صاحب نے کوئی جواب بھی دیے ہوں گے شاید، جو میرے علم میں نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم بوجھ تو ظاہر سارے مل کے اٹھائیں گے، بوجھ جو بھی آئیں گے وہ اٹھائے بھی ہیں اور اٹھائیں گے بھی. لیکن بلا وجہ کا معاشی بوجھ جو ہے وہ اگر عوام کی طرف جو ہے پھینک دیا جائے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ایک بیڈ آپٹکس ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے یہ ایک اتنا اچھا اس کا امپیکٹ عوام پہ نہیں جاتا کہ عالمی منڈی میں اگر قیمتیں کم ہو رہی ہیں، حالانکہ ڈالر کا گرنا اس حد تک جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتی ہوں یہ کامیابی پہ بھی ہم جو ہے ان کی فائنانس کی ٹیم کو مبارک دیتے ہیں. لیکن بہتر ہوتا ہے اگر یہ بلا وجہ کا بوجھ تھا تو اس کو بغیر ڈسکشن کے جو ہے وہ آگے عوام کی طرف نہ بڑھا دیا جاتا. ویلڈ پوائنٹ. لیکن ایک سوال مجھے آپ سے اور کرنا ہے. عامر ضیاء صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. نہ مسلم لیگ نون خوش ہے اندرونی طور پہ مریم نواز کا اسٹیٹمنٹ، نواز شریف کے حوالے سے بیان، نہ آصف زرداری خوش ہیں. حکومت کے اپنے اندر کے لوگ خوش نہیں ہیں اب فائنانس ٹیم سے، مفتاح اسماعیل صاحب سے. بالکل کھل کے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ابھی بھی عمران خان ذمہ دار ہوں گے، ان کو بھی ابھی تک ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا جو ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے. پلس لگتا ہے کہ ضمنی الیکشن میں پنجاب کی شکست سے مسلم لیگ نون نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اس وقت بھی مہنگائی کو وجہ قرار دیا گیا، رپورٹیں آئیں کہ جی مہنگائی کر دی آپ نے، پیٹرول مہنگا کر دیا تھا، ڈالر مہنگا کر دیا تھا. اب ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹس پہ، تو اس طرح کے کام کر کے کیا پلیٹ میں سیٹیں رکھ کے واپس نہیں دے رہی نون لیگ عمران خان کو؟ غریدہ دیکھیں، سیاست کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن معیشت کی کمپلشن اپنی جگہ ہوتے ہیں. ہاں. اب مجھے تو مفتاح اسماعیل صاحب سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے. آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی اپنی پارٹی جو ہے ان کے خلاف مورچہ بنا کے کھڑی ہو گئی ہے. یہ آج سے نہیں ہے، یہ پہلے دن سے ہے، جس دن سے وہ فائنانس منسٹر بنے ہیں. ڈاکٹر طارق صاحب مسکرا رہے ہیں اس پہ. میں سب چیزوں میں روشنی ڈالتا ہوں، اور صرف ان کی پارٹی نہیں، ان کی پارٹی کے جو اتحادی وہ بھی ان کے خلاف مورچہ زن ہے. اچھا، لیکن اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. اور میرے خیال میں جو ہمارے معزز سینیٹر حضرات ہیں ان کو تو بہت زیادہ اس بات کی خبر ہونی چاہیے. دیکھیں، آج اگر ڈالر کی پرائس ہے، اگر فرض کریں کروڈ آئل کی پرائسز $90 ہے، $87 ہے، تو آج آپ بک کرائیں گے تو وہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد، چند ماہ کے بعد لینڈ کرے گا. وہ اسی دن لینڈ نہیں کرتا. تو آج اگر ہماری پیٹرول کی جو آج لینڈ کیا ہے یا اگلے 15 دن میں جو استعمال ہوگا، اس کی لینڈنگ پرائس اگر زیادہ ہے تو اس کا آج کے ڈالر ریٹ سے اور آج کے جو اس کا ہے کروڈ آئل کے ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ امپورٹ مہنگی کریں اور سستا بازار میں بیچ دیں. تو پہلے تو سمجھیں کہ پی ایس او کی جو لینڈنگ پرائس جس کو ہم لوگ بینچ مارک بناتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ فکس ہوتا ہے. اب یہ مگر آئرنی دیکھیں، میرے خیال میں قدرت انتقام لیتی ہے. مفتاح صاحب سے انتقام اس بات کا قدرت لے رہی ہے کہ جب پی ٹی آئی یہ قیمتوں میں اضافہ کرتی تھی تو اسی طرح کے اعتراضات وہ کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ ماہر معیشت ہیں. انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ بھائی کچھ چیزیں کمپلشن ہوتی ہیں. لیکن عامر صاحب جو آپ کے جواب کا جو پہلا سٹیٹمنٹ ہے، تو لیٹ می سے آن اے لائٹر نوٹ کہ پورے پاکستان میں اس وقت واحد آپ ہوں گے جو مفتاح اسماعیل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یا جو آپ جن کو لاجک سمجھ آ گئی ہے مفتاح. آن اے لائٹر نوٹ پاپولر تو میں بھی لے سکتا ہوں کہ جی بڑا برا کیا، ظلم ہو، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہوا ہے. لیکن بطور صحافی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ایسا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، مفتاح سے میں نے پھر مفتاح پہ میں تنقید بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ وہ جب ایک ناجائز
الزامات لگاتے تھے کہ ہائی پی ٹی آئی نے فلاں چیز کر دی فلاں چیز کر دی. تو اگر وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے بجائے بلا وجہ تنقید کرنے کے. دیکھیں آپ کی معیشت, اگر آپ کے فورکس ریزرو جو ہیں $7-8 بلین ہیں, آپ کی معیشت کھوکھلی ہوئی ہے, تو آپ کے خیال میں آپ مہنگا تیل خرید کر مہنگی امپورٹ کر کے سستا دے سکتے ہیں کیا؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ورک فرام ہوم کریں, تیل کا استعمال کم کریں, لیکن آپ سستا تیل نہیں دے سکتے. اچھا, لیکن عامر زیاد صاحب اس کا ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ہے نا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن اس کا دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ ڈالر پرائس پاکستان میں بڑھی ہے نا, بنگلہ دیش میں کم ہوئی ہے, بھارت میں روپیہ جو بھارت کا کرنسی ہے وہ اس کے مقابلے میں تگڑا ہوا ہے, پاکستان کا روپیہ جو کمزور ہوا تھا ڈالر کے مقابلے میں. تو یہ پاکستانیوں کا تو ہیڈ ایک نہیں ہونا چاہیے نا کہ ڈالر پرائس اگر کنٹرول نہیں کر سکی تھی گورنمنٹ, اور ٹھیک ہے جس ڈالر پرائس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے یا مہینہ پہلے پروکیور کیا گیا تھا آئل, لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کا جو امپورٹ بل ہے اس پہ بھی تو فرق پڑا ہے نا ڈالر کا پرائس ریڈیوس ہونے کی وجہ سے. تو وہ کمپنسیشن عوام کو ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ پوائنٹ ہے بیسک. غریزہ ٹائم لیگ ہوتا ہے نا. میں آج اگر وہ دیتا ہوں, آرڈر دیتا ہوں, مہینے بھر بعد اس پرائس پر ڈیلیور ہوتا ہے. آج جو یہ لوگ آرڈر دیں گے وہ $87 پہ $90. لیکن ان دا مین ٹائم جو گورنمنٹ کا آئل امپورٹ بل ہے وہ ریڈیوس ہوا نا, گورنمنٹ کو تو فائدہ ہوا. سن لیں, اگر $240 پہ آپ نے ایل سی کھولی ہے آج سے 20 دن پہلے, اور ڈالر اس وقت کروڈ آئل 100 کا تھا, 95 کا تھا, تو اس پرائس پہ آپ کو بیچیں گے نا. اور اب جو آج بکنگ کرائیں گے وہ ایک مہینے بعد. نہیں عامر زیاد صاحب, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 230 کا ڈالر تھا اور آج ڈالر 210 213 کا ہو گیا, تو ان دا مین ٹائم گورنمنٹ کا آئل امپورٹ بل بھی ریڈیوس ہوا ہے. نہیں, آخری نقطہ میں ایک اور بات ہے, امپورٹ بل ریڈیوس ہوگا, وہ تو کوشش کی جا رہی ہے اور ہونا چاہیے مزید. اچھا, ایک اور چیز کی غمازی کرتی ہے وہ یہ کہ نون لیگ میں جو دھڑے بندی ہے نا, کہ اس میں شہباز شریف صاحب کی جو ان کی ٹیم ہے اس کو ناکام بنانا, ایک پاپولر سٹانس لے لیا مریم صاحبہ نے کہ جی یہ تو بڑی غلط چیز ہے, اور نواز شریف صاحب جیسے کہ معیشت کو جانتے نہیں ہیں, تو اس چیز کی بھی غمازی کرتی ہے کہ جناب جو ان کی پارٹی کے اندر ٹسل ہے کہ وہ مطلب ہے, اگر ایک کام دیکھیں, سخت فیصلے مشکل فیصلے یہی ہوتے ہیں, پاپولر فیصلے یہی ہوتے ہیں, اور اگر آپ جو ہے مطلب ہر چیز میں کنسنسس بلڈنگ لیڈز ٹو سم ٹائمز بیڈ ڈیسیژن میکنگ, یہ مطلب ہے اصول ہے یہ. اگر آپ کنسنسس کریں گے نا تو درست فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر آدمی کی اپنی ایک وہ ہوگی. بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات سب فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جو مفتاح صاحب کو بھی ٹیسٹ آف ہز اون مطلب ایک کرٹیسزم آ رہا ہوگا کہ بھائی جب آپ پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے تھے تو آپ کو سمجھنا چاہیے. تو آپ جانتے تھے مفتاح اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں, ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہے. سیاسی فیصلہ ہوتا ہے نا, اس وقت سیاسی فیصلہ ہوتا ہے نا, سیاست سب نے کرنی ہوتی ہے. پھر عامر زیاد صاحب, آپ کو میری پوزیشن پتہ ہے, میں بہت تنقید کرتا ہوں نون لیگ کے اوپر, میں حکومت میں بہت تنقید کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن میں فیئر بھی ہوں, میں بلا وجہ تنقید نہیں کرتا. تو یہاں پر میں جو میرا ریکارڈ ہے, یو نو می ویل, تو یہاں پر وہ بیچارے میں بلا وجہ سب لوگ چاقو چھری تیز کر کے پیچھے لگ گئے مفتاح اسماعیل کے, کیونکہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے, کیونکہ پتلی گردن ہے, اور ہمارے جو ڈائنسٹی پالیٹکس کے لوگ ہیں. نہیں, آپ بالکل میرٹ پہ تنقید کرتے ہیں, جو بھی تنقید کرتے ہیں, کہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے پالیٹکس میں ہماری. بٹ دس پوائنٹ ٹیکس می بیک ٹو وہی والا کوشچن جو میں نے ڈاکٹر طارق صاحب سے کہا تھا, میں آپ سے کوشچن کروں گی. اگر نون لیگ کے اندر دھڑے بندی ہے, جو کہ آبویس ہے, اس کو چھپانے والی تو خیر کوئی بات اب رہی نہیں, جو کہ عامر زیاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, مجبوری کیا ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے قائد ہیں. گورنمنٹلی آپ لوگوں نے نواز شریف کی کنسنٹ سے, جب تک ان کی اپروول نہیں تھی تب تک آپ لوگوں نے گورنمنٹ نہیں لی. تو اگر نواز شریف نالا ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈیسیژن ٹھیک نہیں لیے جا رہے, تو گورنمنٹ چھوڑ دیں, ریپلیس کر دیں. آپ نے اور جو عامر صاحب نے جو بات کی ہے, میں اگر سم اپ کر کے اس کا جواب آپ کو دوں تو آپ نے اپنی بات کو خود نگیٹ کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں دھڑے بندی ہے. اگلے ہی سانس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب نے اپروول نہیں دی تھی اس وقت تک آپ نے گورنمنٹ نہیں لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول قائد کے پاس ہے, وہ میاں محمد نواز شریف ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہباز صاحب صدر جماعت ہیں اور ایڈمنسٹریٹو معاملات جو ہیں وہ شہباز صاحب ظاہر پارٹی کے صدر ہیں, اور وہ بحیثیت صدر بھی فیصلے لیتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ جناب دھڑے بندی موجود ہے, تو مجھے عامر صاحب یہ آپ بتا دیں کہ آصف زرداری صاحب کس دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں نون لیگ کے؟ ہی از ناٹ اے پارٹ آف نون لیگ. آج اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے اوپر آصف زرداری صاحب نے بھی اپنے مجھے ڈیئر بات تو مکمل کرنے دینا, میں آرگومنٹ کیا بلڈ کر رہا ہوں, کچھ اور کہا ہوتا تو پھر آپ کا سوال میں آرگومنٹ جو بلڈ کر رہا ہوں وہ اس طرح بات ہو نہیں سکے گی نا. لیٹ می کمپلیٹ, دوبارہ مجھے پھر وہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے. میں نے اس لیے یہ بات کی کہ زرداری صاحب کا تعلق کس دھڑے سے ہے, آف کورس نہیں ہے
उन्होंने भी बायसियत एक पॉलिटिकल लीडर खदशात का इजहार किया। ये जो अदाद शुमार की जमा तफरीक आमिर साहब ने बताई वो इस मामले को मेरे से ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन हमें पब्लिक पल्स भी देखनी है। अगर ये जो 15 दिन का फ़र्क है, ये 5-6 रुपये अगर ना बढ़ता गवर्नमेंट की, अगर वो बात अगर ठीक भी है, और यकीनन ठीक है जो अमिर साहब ने बात की है, यही मेरा पॉइंट है कि इम्पोर्ट बिल आपका कम होता है। ये जो बर्डन है ये गवर्नमेंट 10-15 दिन के लिए ले सकती थी कि चले इस वक्त तो जो 15 दिन के लिए पेट्रोल महंगा मिल रहा है, चूंकि उस वक्त डॉलर की कीमत ज्यादा थी, हमने बुक किया था, और डॉलर की कीमत कम है, आज हम बुक कर रहे हैं, इसका फायदा 10 दिन बाद मिलेगा। ये 10 दिन के लिए आप पब्लिक को इतना, आवाम को इतना नाराज करने की बजाय 10 दिन की आप लोड ले सकते। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। मैं आप पे टेक्निकल बात बड़ी लंबी उन्होंने की तो मैंने टेक्निकल जवाब दे रहा हूँ कि 10 दिन के लिए हमें बोझ लेना चाहिए था। मिफ्ता साहब बेचारा मेरा भाई है, उन्होंने डॉलर कंट्रोल किया, मैंने अप्रिशिएट किया, और मैंने कहा हमारे नाकदीन भी उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छा काम करेगा, हम नहीं पूरा पाकिस्तान अप्रिशिएट करेगा। लेकिन ये नहीं है कि मिफ्ता के खिलाफ खुदा न खास्ता पार्टी खड़ी हो गई है, या मैंने फिर ये मैं कहूँगा कि जो लोग पब्लिक को फेस करते हैं, पब्लिक का जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आपके पास कोई लॉजिक होनी चाहिए, उसके ऊपर बात होती है ना। और मिफ्ता साहब बड़े टेक्निकल आदमी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर ना तो हम उन्हें कोई खुदा न खास्ता सैल्यूट कर रहे हैं, ना उन्हें हदफ तनकीद बना रहे हैं, बल्कि हम बाहैसियत आप ये कहें कि पार्टी के अपने अंदर भी ये बात ज़रा ओपन हो गई है, मेरा ख्याल है ना होती तो बेहतर होता। और ये कैबिनेट के अंदर बात कौन सी बात यही कि जनाब हमारे अपने लोगों को भी इस पर खदशात हैं, जो मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दी। मरियम बीबी की बात नहीं कर रहा मैं, कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, अपने जो अरकान असेंबली है उनकी बात कर रहा हूँ। अगर उनके खदशात थे, वो विद इन द गवर्नमेंट रहते, अपनी पार्टी के अंदर रहते, वो कैबिनेट के अंदर रहते, और वहीं पे सवाल जवाब करके इस मामले को हल कर लिया जाता, तो आज ये टॉक शो की जीनत ना बनता। हो गया, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे मौजूद है। वापस आके सवाल फिर दोहराती हूँ, आपसे जवाब लेती हूँ। सेंटर परवशा खान साहिबा, आमिर जासा भी मौजूद है, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है हमारे साथ सेंटर पलवशा खान साहिबा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और आमिर जासा। तारिक साहब, मेरा सवाल बिल्कुल टू द पॉइंट था, शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्पी, कि नवाज शरीफ साहब अगर इतने नाला हैं हुकूमत के फैसलों से तो फैसला करें, हुकूमत से अलग हो जाए, मजबूरी क्या? देखें, बात यह है कि मेरा जवाब भी उतना ही स्वीट और इतना ही शॉर्ट एंड स्वीट होगा। और वो ये है कि जो इमरान खान साहब की 4 साल का ये सारे का सारा आप ये कहें कि तबाह हाली थी सिस्टम को ख़राब करने की, मईशत को ख़राब करने की, वो आप 2-4 महीनों में तो ठीक कर नहीं सकते। सुन ले ना, वो मलबा अब आ रहा है। मैं बड़ा सीधी बात कर रहा हूँ, मुझे कंप्लीट तो करने दो। इमरान खान ते ना पाओ, मैं ये जो कल रात आपने बढ़ाई है कीमतें, इन्हों इमरान खान ते ना पाओ। आप जब बीच में आती है ना तो सारा मामला खराब हो जाता है। मैं कंप्लीट करूंगा, बात सीधी हो जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा बोले। इमरान खान साहब ने सारी तबाही की है ना, वो मलबा हमारे ऊपर आ गया है, क्योंकि अब ड्राइविंग सीट पे हम हैं। ओके, इस तबाही और इस मलबे को हमने दूर तो करना है ना। क्या इमरान खान साहब का जो 4 साल का फैलाया वो सारा ये आप ये कहें कि तबाही है, वो अब हमारे ऊपर आ गई है ना, क्योंकि हम गवर्नमेंट में हैं। हमने 2 काम करने हैं, इसलिए अभी फौरी तौर पे हम नहीं जा रहे। एक, हमने ये करना है कि हमने डैमेज कंट्रोल करना है। अब सारी महंगाई 4 साल की हमारी तो नहीं की हुई ना, या तो अब ये बताएं कि हमारी की हुई है, वो डैमेज कंट्रोल करना है हमने। और नंबर 2, हमने कौम को एक उम्मीद देनी है, रास्ता देना है कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान हमारे पिछले 5 साल दौर में 13 से 18 तक टेक ऑफ कर रहा था। ये लास्ट मेरा आर्गूमेंट है, टेक ऑफ कर रहा था। इमरान खान के दौर में दोबारा ये नोज डाइव जा रहा था। हम इसको दोबारा टेक ऑफ करा के आवाम को बताएंगे कि ये वे फॉरवर्ड है, और अगले 5 साल में हम मजीद उसको बेहतर बनाएंगे। ये काम करने के लिए हमारा रहना ज़रूरी है। फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं, आप इसलिए नहीं जा रहे कि हम दोनों काम करेंगे इंशाल्लाह। चलो देख लेंगे। 4 महीनों में तो खैर आप लोगों ने ना महंगाई कम कर चुके हैं, कर सके हैं, ना लोड शेडिंग कम कर चुके हैं, पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं। सेंटर परवशा खान साहिबा, आपकी तरफ अगर आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहती हैं, जो ये डिस्कशन चल रही थी, तो मोस्ट वेलकम। और साथ ही मेरा सवाल ले लीजिएगा। नाउ वी आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स फॉरेन फंडिंग का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दे दिया और 18 अगस्त से जो है इसकी समाअत शुरू हो जाएगी। लेकिन जो क्वेश्चन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कायम मकाम उन्होंने भी पुट अप किया कि फेडरल गवर्नमेंट रेफरेंस लेकर क्यों नहीं गई। उन्होंने कहा कि वली खान केस के बाद ये दूसरा इस नौयत का केस है। वली खान केस में रेफरेंस गया था, इस केस में रेफरेंस अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं भेजा? सेंटर परवशा साहिबा। सबसे पहले तो मैं
पिछले जो आप लोग गुफ्तगू करे थे उस पर एक एंडिंग लाइन होगी कि इस जो फॉर्मूलाज है किस तरीके से प्राइस करना है क्या नहीं करना पेट्रोल, इस पे तो अभी बहुत आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके हैं। ये तो सेट फॉर्मूलाज है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस। हाँ। लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछले कई दिनों से जो है आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें गिर रही, बढ़ नहीं रही, और हमारे जो करेंसी है वो भी उसने भी जान पकड़ी है। लिहाजा जैसे डॉक्टर तारिक ने कहा, इसको जो है ये कोई इतनी अर्जेंसी नहीं थी कि इसको रातों रात ही 6-7 रुपए बढ़ाया जाता। और बहरहाल जब आप जाएं 12 बजे के बाद, जैसे ही जाएं, जिस भी कीमत पे पंप ने पेट्रोल खरीदा या पंप को पेट्रोल सप्लाई हुआ, वो आपको बढ़ी हुई कीमत पे ही भेजेंगे। पुराने स्टॉक्स पे वो आपको पुरानी कीमत पे नहीं बेचेंगे। लिहाजा अब ये तो खैर एक और बहस है, इस पे हमारे जो खदशात हैं वो इजहार रहते हैं। वैलिड पॉइंट। अच्छा, इसी में मुझे ये बता दीजिए कि क्या पीपल्स पार्टी चाहती है कि फाइनेंस टीम, इकोनॉमिक टीम में रिफॉर्म्स की जाएं, कोई तब्दीलियां, कोई चेंजेस लाई जाएं? देखिए, ये भी मुझे इल्म नहीं, मैं ऐसे ही कोई गलत बात नहीं कहना चाहती, मुझे इसके बारे में फिलहाल कोई इल्म नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई तो वो जाहिर कन्वे कर दी जाएगी वज़ीर आज़म तक। दूसरी बात ये है कि जो आपने ये बात की कि रेफरेंस क्यों नहीं भेजा गया, देखिए मैं तो लॉ डिविजन में नहीं हूँ, ना मैं लॉ मिनिस्टर हूँ, मुझे तो इल्म नहीं है। लेकिन मैं एक आध जो मैंने मीटिंग अटेंड की थी, उसमें मुझे जहाँ तक पता है या हमें जो एक ब्रीफ समझ आया वो यही था कि इस पर कोई ऐसी झोल ना रह जाए। लिहाजा ये बड़ा एक मेहनत तलब काम था, इस पर वक्त जो है वो लगना था। और एक दफा जब ये बन जाए, बिकॉज ऑफकोर्स आप इस तरह से कोई लूज डॉक्यूमेंट बना के तो कोर्ट से नहीं लेके जा सकते, उसको तो स्क्रूटनी और जाहिर से गुजरना होगा। अच्छा। और वो अगर एक कमजोर दस्तावेज हो तो वो नहीं हो सकता। लिहाजा मेरे ख्याल में जहां तक मैंने एक आध ब्रीफिंग अटेंड की है तो मुझे यही समझ आया कि ये जो लॉ डिवीजन है वो भी टाइम मांग रही थी, और वो टाइम शायद उनसे ज्यादा, जितना कहा गया उससे ज्यादा उनको देना पड़ गया। लेकिन जब वो रेफरेंस भेजेंगे, जिस दिन भी भेजेंगे, उस दिन से क्लॉक टिक होगी, और उस दिन से मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 दिन का वक्त है। और जिस दिन वो अब आज या कल या परसों, जिस दिन भी उसको वो बना लेते हैं, उस दिन से फिर उनका अगला मसला है, वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो चलना शुरू हो जाएगी जो घड़ी है। लेकिन तो वो सेंटर पॉलिशन साहिबा, अब तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच भी बना दिया है, तो क्या अब टेक्निकली फेडरल गवर्नमेंट वेट करेगी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला देते हैं, या इन द मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग पुट अप कर सकते हैं? बिकॉज अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से स्टे मिल गया तो फिर तो चीजें चेंज हो जाएंगी। देखिए, इस बात पे मैं आपको कोई जो है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकती। ये जो लीगल टीम है कि वो जवाब देंगे क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन जहां तक मेरे इल्म में था मैंने आपको बता दिया, और मेरे ख्याल में अब काफी दिन उस बात को भी हो गए हैं। तो ये मामला जो है, अब इनको अगर भेजना है तो वो मेरे ख्याल में लॉ मिनिस्ट्री को अब जल्दी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन एक सवाल डॉक्टर तारिक साहब से, सिर्फ उसकी इजाजत दीजिएगा, क्यों नहीं भेजा आप लोगों ने रेफरेंस अभी तक? देखिए, हम चाहते ये हैं कि ये मामला जो है ये खालिसतन टेक्निकल मामला है, कानूनी मामला है, और इसको उसी अंदाज से डील किया जाए। ठीक। इसमें कोई ऐसी जल्दबाजी ना की जाए जिससे लगे ये कि हम सियासी बुनियादों के ऊपर किसी जमात को या किसी लीडर को टारगेट कर रहे हैं। पक्का काम करना चाहते हैं आप? पक्का अच्छा। और वो पक्का काम कानूनी होता है। अच्छा। पक्का काम सियासी बयानबाजी नहीं होता। अच्छा। ठीक है जी, कि आप बयान दे रहे हैं टॉक शोज में, जिस तरह वो कागज लहराते होते थे, ये सबूत मिल गया, और अदालतों में जाके फिर उन्हें शर्मिंदगी होती थी, वो काम नहीं करना चाह रहे। बेसिकली जिस दिन से ये फैसला आया है उस दिन से हमारी जो कानूनी माहिरीन बैठे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट हो गया था लॉ मिनिस्टर जी बिल्कुल, वो काम इस पे कर रहे हैं। और ये जो मुख्तलिफ जगह से मैं सुन रहा हूँ ना, टाइम लाइन्स और फलाना और इस तरह, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि टाइम लाइन्स क्या हैं, रेफरेंस में भेजने के अंदाज क्या है, उसकी किस तरह भेजना है, किन टाइम लाइन्स में भेजना है। और ये एक आखिरी बात मैं कर लूँ, सुनवाई क्या अफेक्ट करेगी आपके सुप्रीम कोर्ट जाने को? देखें, ये तो खैर बिल्कुल दोबारा मैं ये कहूँगा कि एक टेक्निकल बात है। लेकिन जो उनकी लीगल रेमेडी पाकिस्तान तहरीक साहब के पास या इमरान खान साहब के पास है, वो इस्तेमाल करेंगे। और इस फैसले के बाद जो कानून ने अपना रास्ता लेना है बजरिया वफाकी हुकूमत, वो हम लेंगे। लेकिन आप इसके ऊपर मैं एक सियासी बयान भी आपको दे देता हूँ जो कि हकीकत पे मबनी है कि आपने नवाज शरीफ को, जो 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, उसे इस बुनियाद पे आपने घर भेज दिया कि आपने अपनी बेटे की कंपनी से मुमकिना तनख्वाह थी ली नहीं,
प्रोबेबिलिटी थी, ली नहीं, घर भेज दिया। अब सादिक और अमीन नहीं, आपने बताया नहीं, ली भी नहीं, लेकिन ये भी नहीं बताया कि ले सकता था। उनकी अजीब ही बात है, बहरहाल भेज दिया, सादिक अमीन नहीं है। मुझे ये बताएं कि ममनू फंडिंग, फॉरेन फंडिंग जो एक पॉलिटिकल पार्टी लेती है, वो इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी के साथ क्या होता है, ये तो एक डिबेट है, ये तो एक सवाल है, एक कानूनी सवाल है। दूसरा बिल्कुल अलग है, वो ये है कि एक पार्टी का सरबराह अगर एक जाली झूठा एफिडेविट बयान अल्फी देई जा रहा है 4-5 साल से देई जा रहा है, वो सादिक और अमीन है। कैसे सादिक और अमीन है? मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर। ये दो अलग अलग केस होंगे। एक पार्टी का किस्मत का फैसला करेगा जो कानून में है, हम नहीं, जो कानून में है, और नाअहली का रेफरेंस आप लोग अलग भेजें। और जो नाअहली का रेफरेंस है कि आपने झूठ बोला, आपने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला, आपने मुसलसल गलत बयानी की, उसके ऊपर सादिक और अमीन है या नहीं? ये वही नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो आर्टिकल लगाया गया था, उसी का इतलाक मैं समझता हूं कि उससे 10 गुना ज्यादा शिद्दत के साथ इमरान खान पे होगा, और बहुत जल्द होगा। लेकिन इसी के खिलाफ स्टे चाहती है पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसले किए हैं उस पर स्टे दिया जाए, इंक्लूडिंग डिस्क्वालिफिकेशन जो नाअहली है। देखिए, मैंने आपको बताया कि वो अपना कानूनी राइट इस्तेमाल करें, भले उनका हक है, अदालतें जो फैसले करेंगी हमें उसका एहतराम है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है ना। और आखिरी बात एक बार, आखिरी बात कि इमरान खान साहब की ये जो फंडिंग छुपानी, अकाउंट्स छुपाने, इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान दी गई है, ये हमारे दौर में नहीं निकली। 8 साल ये मुकदमा, इतनी ज्यादा दफा उन्होंने इल्तवा मांगी इस पर, कभी हाई कोर्ट गए, कभी सुप्रीम कोर्ट गए, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को चैलेंज किया कि इसको सुनवाई को रोका जाए, स्टॉप किया जाए, उसमें कामयाब भी होते गए। 8 साल बाद फैसला हुआ है, और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में हुआ है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्टें दी हैं पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान, हमारी गवर्नमेंट में नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। इसी पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। आमिरजाद साहब, मैं चाहती हूँ कि आपका जवाब इंटरप्ट ना हो, सो आपको ब्रेक के बाद जो है वो सवाल पुट अप करूंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सेंटर पलवशा खान साहिबा और आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब, आपका तज्ज़िया क्या कहता है? आपको क्या नजर आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है, या जिस तरह तारिक फजल कह रहे हैं कि नाअहली का मामला अलग है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अलग जाएंगे, उसको नून लीग इक्वेट कर रही है नवाज शरीफ की नाअहली के केस के हवाले से, और जो पार्टी का है कि बैन होनी है, पाबंदी लगनी है, वो एक अलग रेफरेंस होगा। तो आपको आगे होता हुआ नजर क्या आ रहा है? क्या इमरान खान की नाअहली एमिनेंट है? एक बात हुई कि जो अदालत ने फैसले करने उसके बारे में मैं और आप सराई से मैं गुरेज करूंगा, ये तो खैर ज़ाहिर अदालत पर है कि क्या करते, लेकिन हमारी जो कानूनी माहिरीन से बात हुई है उसमें 2 बातें। एक तो वो कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को एक कमजोर फैसला करार देते हैं, और कभी उम्मीद ये है कि जो इंडिपेंडेंट बहुत सारे मतलब खुद पीपल्स पार्टी के एहसन साहब को अगर मैं कोट करूं तो उनका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में कायम नहीं रह सकेगा फैसला। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो बात है कि जी इमरान खान ने कोई एफिडेविट नहीं दिया, उसने सर्टिफिकेट्स दिए हैं जो कभी भी कोई आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से दे सकते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी चीज को करते हैं तो आपको सिर्फ ये कहना होता है कि अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट ऑफ नॉलेज ये हमारे अकाउंट सही है। फिर तीसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि ज़ाहिर है कि पीटीआई जो है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी वफाकी पार्टी है जिसकी जड़ें चारों सूबों में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में है। जो एजाज कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होता था वफाक की अलामत होने का, आज वो पीटीआई के पास है, क्योंकि बाकी जमातें जो हैं पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे देही सिंध में उसकी सपोर्ट बेस है, नून लीग जो है माशाल्लाह पंजाब में उसकी रिप्रेजेंटेशन है, सेंट्रल पंजाब में अगर ज्यादा देखा जाए, बाकी अलामती है थोड़ा बहुत जहां पर भी है। तो उसमें अगर आप पीटीआई को करेंगे गेम से बाहर करने की कोशिश, एक तो हो नहीं सकता, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बिला वजह की ख्वाहिश है कि इनकी मतलब है कि नर्वसनेस भी शो करे, क्योंकि पंजाब इनके हाथ से निकल गया है, तो ये रद्द-ए-अमल के तौर पे एक प्रेशर बनाना चाहते। फिर इमरान खान खुद मतलब है कि इमरान खान के केस को और नवाज शरीफ साहब के केस का कोई मुआवजा ही नहीं है। एक तरफ जो है अरबों रुपए करप्शन है, एवन फील्ड है, सब चीजें जाके सबूत है। तनकीद नवाज शरीफ के फैसले पे ये हुआ करती थी कि कमजोर फैसला यूं था कि जो उनके असल मसले थे उस पर सजा नहीं दी गई, वहां पर रिलीफ मिला उनको। और एक मतलब है फिर भी, लेकिन वो केस गलत बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं था कि जनाब उठा के वो कर दिया, पनामा केस हकीकत था। तो एक तरफ तो अरबों रुपए की करप्शन है, खुद वजीर आजम साहब पर इस वक्त जो है 2 केसेस में
एक में 16 अरब की और दूसरे में 13 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है। और यहाँ पर अगर आप इमरान खान पे जो इल्जाम लग रहा है वो 33 करोड़ रुपए का, ये जो इस केस में 1 अरब 64 करोड़ का पूरा केस है ये, और उसमें से 33 करोड़ जो है क्वेश्चनेबल है। और उसके अंदर भी स्टेट बैंक ने जो कलमंदी की है, जो भी जिसने भी लिस्टें फराहम की है, ठीक। बहुत सारे पाकिस्तानी है जनाब जो बैरून मुल्क रहते हैं या उनकी कंपनीज हैं, उसको आपने फॉरेन फंडिंग कहा है। अगर किसी की बीवी हिंदू है और वो खुद मुसलमान है तो आपने कहा जी इंडिया से फंडिंग हुई है। तो भाई आप ऐसे तजादात पैदा ना करें मुल्क में कि जिसकी वजह से कंट्रडिक्शन मजीद बढ़े। अच्छा, और उसकी वजह से जी ठीक आमिर साहब, सॉरी रियली सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल क्लोज हो रहा है। आपके इस गुफ्तगू पे, आपके इस बयान पे डॉक्टर तारिक साहब जरूर कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन मैं सेनेटर पलवशा साहिबा से एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। जो शहबाज गिल पे मुबैना तशद्दुद की खबरें आ रही हैं और जो इमरान खान कह रहे हैं कि उनको खुदा न खास्ता बरहना करके उन पे तशद्दुद किया गया है और आपकी ही फेडरल गवर्नमेंट पे इल्जाम लग रहा है, सेनेटर पलवशा साहिबा कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, क्योंकि उनके अपने फिर वो प्रेजेंस के वो लॉ मिनिस्टर ने कुछ और कहा, लेकिन उनके जो वजीर दाखिला है हाशिम, क्या कर्नल हाशिम, नाम मुझे सही, कर्नल हाशिम साहब ने कहा कि खैरियत से है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो फिर तो ये है कि चाहे शहबाज गिल ही क्यों ना हो, उन पर किसी पर भी किस तरह से तशद्दुद जैसे वो क्लेम किया जा रहा है, ठीक, उसकी तो मैं मुज़म्मत ही करूंगी और नहीं होना चाहिए। लेकिन आया ये सच है या नहीं, इस पर कोई ना कोई इंक्वायरी कमीशन बैठे और देखे कि वाकई उन पे इस किस्म का तशद्दुद हुआ है। और वो जो मुतजाद जो उठाई है इमरान खान साहब ने कहा है और उसका बिल्कुल मुतजाद स्टेटमेंट उनके अपने वजीर दाखिला ने दी है, ये भी पता लगाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की है, मैं उन्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि जनाब कंपैरिजन नहीं है। आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब के उनके केस का, टेक्निकल बात लंबी आ चूँकि प्रोग्राम का वक्त कम है, वरना मैं टेक्निकल बात भी कर देता है कि कैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो झूठ बोला है वो सादिक और अमीन नहीं है। और ये आपने कहा ना कि सर्टिफिकेट दिया, बयान अल्फी नहीं दी, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं कहूँ गरीदा मेरे फैसले और होते हैं, मेरे डिसीजन और होते हैं। यानी सर्टिफिकेट में झूठ बोलना जायज़ है। मुझे आप पूछे मेरी कितनी है, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हों करोड़ रुपया, मैं लिख के दूं कि लाख रुपए है सर्टिफिकेट में, वो झूठ नहीं होगा। तो खौफ खुदा करें, लोगों को मत उलझाएं सर्टिफिकेट और बयान अल्फी। जिसने लिख के दिया साइन करके और गलत दिया वो गलत बयानी है, वो झूठ है, वो बदयांती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक चौधरी साहब, आमिर सियाह साहब और सेनेटर पलवशा खान साहिब। आज का प्रोग्राम आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।